दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिसेंटली रिलीज हुई भूल भुलैया 3 की कहानी जानेंगे, जिसमें एक से बढ़कर एक ट्विस्ट है। ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 200 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रक्तघाट के एक महल में मेरे ढोलना गाने पर एक औरत को नाचते हुए देखते हैं। और फिर वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ रक्तघाट का महाराजा आता है। महाराजा के आदमियों में से एक आदमी ने मास्क पहना हुआ था और वही आदमी उस औरत को आग में जिंदा जला देता है। और तभी अचानक उस आग में से एक आत्मा निकलती है और वो आत्मा उस मास्क वाले आदमी को उसी आग में जलाकर मार देती है। और फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में जाती है, जहाँ पर हम एक रूहान नाम के आदमी को देखते हैं। उसे सब लोग रूह बाबा के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ रूहान के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो रूहान भूत भगाने का काम करता है, लेकिन वो खुद ही भूतों पर विश्वास नहीं करता। वो नहीं मानता कि भूत सच में होते हैं, लेकिन वो भूत भगाने का काम भी करता है। उसके साथ उसका दोस्त टिल्लू भी रहता है, जो उसके काम में साथ देता है। ये दोनों फ्रॉड हैं और ये उन्हीं लोगों को लूटते हैं जो भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। और फिर एक दिन रूहान को एक घराने से बुलावा आता है। वहाँ जाकर रूहान की मुलाकात मीरा और उसके मामा से होती है। और मीरा रक्तघाट घराने से बिलोंग करती है और मीरा को एक फ्रॉड बाबा ही चाहिए था। मीरा के मामा रूहान को एक फोटो दिखाते हैं। वो फोटो उनकी बेटी का था, जो 1 साल पहले मर चुकी थी। वो रूहान की मदद से अपनी बेटी की आत्मा से बात करना चाहते थे। फिर क्या था, रूहान उनकी बेटी की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन हुआ ऐसा कि उसकी बेटी की आत्मा सच में रूहान के सामने आ गई। और वो आत्मा कोई और नहीं, मीरा थी। दरअसल मीरा और उसके मामा ने एक सेटअप लगाया था रूहान की असलियत जानने का और ये साबित करने का कि वो एक फ्रॉड है। फिर उनके बीच एक डील होती है। वो लोग रक्तघाट जाने के लिए रूहान को मनाते हैं और इसका वो लोग उसे 1 करोड़ रुपए देंगे, क्योंकि उन्हें एक फ्रॉड बाबा की ही जरूरत थी। और फिर रूहान मीरा और उसके मामा के साथ रक्तघाट के लिए निकल जाता है। अब यहाँ एक अजीब बात थी, इतने अमीर होने के बावजूद वो लोग ट्रेन से रक्तघाट जाते हैं। रक्तघाट पहुंचकर मीरा का सारा परिवार रूहान को घूरे जा रहा था और वो लोग रूहान को बताते हैं कि वो लोग इस महल की डर की वजह से वो इस महल में नहीं बल्कि सामने एक गाय के तबेले में रहते हैं। और उनका कहना था कि इस महल में मंजुलिका नाम की एक भूतनी रहती है, जो उन लोगों को इस महल में रहने नहीं देती। और रूहान को मीरा के मामा इसलिए यहाँ लेकर आए थे कि वो यहाँ का भूत प्रेत भगाकर इस महल को आजाद करा दे और फिर वो इस महल को बेच सके। फिर रात को रूहान की मुलाकात पुरोहित जी से होती है और वो रूहान को देखते ही उसे राजकुमार कहने लग जाता है। फिर पुरोहित जी रूहान को रक्तघाट का पास्ट बताते हैं। वो बताते हैं कि कुछ सालों पहले यहाँ के महाराज की एक बेटी हुआ करती थी। उसका नाम था मंजुलिका। मंजुलिका को नाचने गाने और शस्त्रबाजी का बहुत शौक था। मंजुलिका अपने पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे लगता था कि ये गद्दी उसकी ही होगी। लेकिन कुछ समय के बाद उसके पिता को एक दासी से एक पुत्र पैदा होता है, जिसका नाम राजकुमार रावेंद्रनाथ रखा गया था। समय बीत रहा था और मंजुलिका की नफरत अपने भाई के लिए बढ़ रही थी और जिस बात का मंजुलिका को डर था वही हुआ। और फिर राजा ने देवेंद्र को इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और इसी बदले की आग में मंजुलिका ने अपने भाई को मार दिया। और जो सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, उसमें मंजुलिका को जलाया गया था और फिर मंजुलिका की आत्मा ने अपने भाई देवेंद्र को जला दिया था। अब पुरोहित जी के पूर्वजों ने एक यज्ञ करके पवित्र तेल बनवाया और मंजुलिका को हमेशा के लिए एक कमरे में कैद कर दिया और उसके ऊपर एक भैरव कवच लगा दिया गया। और उन सभी का मानना था कि रूहान और कोई नहीं, देवेंद्र का पुनर्जन्म है। इसलिए वो सब लोग जब रूहान वहाँ आया था तो उसे घूरे जा रहे थे, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू देवेंद्र से मिलती है। और ऐसी भविष्यवाणी पुरोहित जी के पूर्वजों ने की थी कि दुर्गा अष्टमी के दिन राजा के खानदान का कोई पुनर्जन्म लेकर मंजुलिका को रोक सकता है, लेकिन तब तक ये दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। सिर्फ दुर्गा अष्टमी के दिन ही ये दरवाजा खुलेगा और तभी रूहान मंजुलिका को खत्म कर सकता है। रूहान ये बात सुनकर खुश हो जाता है कि वो यहाँ का राजकुमार है। रात को वो सभी गांव वालों से मिलता है, क्योंकि हर साल गांव वाले मंजुलिका की मूर्ति को जला देते थे, लेकिन इस बार ये काम रूहान करेगा।
और यहाँ पर छोटा पंडित, बड़ा पंडित, शास्त्री और उसकी पत्नी की एंट्री होती है। वो सबको ये समझाते हैं कि रूहान एक फ्रॉड है, लेकिन रूहान उन तीनों को उस महल में काम करवाने लग जाता है। वो तीनों अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब रूहान को देखते हुए गांव वाले उन्हें खाना भी देने लग जाते हैं कि महल का राजकुमार आ चुका है। इससे पहले मीरा के परिवार की बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। रूहान के साथ महल में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लग जाती हैं, जिससे वो डरने लग जाता है। लेकिन मीरा उसे बताती है कि वो इन चीजों में विश्वास नहीं करती। बात यहाँ ये थी कि मंजुलिका की कहानी की वजह से ये महल कोई खरीद नहीं रहा था, और यदि वो दुर्गाष्टमी के दिन मंजुलिका को खत्म करने का नाटक करेगा तो सबको यकीन हो जाएगा कि मंजुलिका जा चुकी है और फिर ये महल बिक सकेगा। इस महल की कीमत 1000 करोड़ रुपए है, और जब महल बेचकर ये पैसे मीरा और उसके मामा को मिल जाएंगे तो उसी में से 1 करोड़ रुपए वो लोग रूह बाबा को दे देंगे, मतलब रूहान को। अब गांव में दुर्गा पूजा का माहौल था और मंजुलिका के पुतले को जलाया जा रहा था। इसी के चलते महल के उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है जिसमें मंजुलिका को कैद किया गया था। और अगले दिन हम महल में विद्या बालन को देखते हैं, जो अपना नाम मल्लिका बताती है। वो यहाँ पर एक कंपनी से आई थी। यहाँ पर एक कौशिक नाम का बंदा आने वाला था, लेकिन एंड टाइम पर कौशिक एक लंबी छुट्टी पर चला गया, इसलिए उसकी जगह पर मल्लिका को आना पड़ा। मल्लिका के महल में आते ही रूहान को अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। एक दिन रेडियो से मंजुलिका की आवाज आने लगती है और वो कह रही थी कि वो रूहान को मार डालेगी। और फिर राजकुमार देवेंद्र की एक पेंटिंग पर आग लग जाती है और इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं होने लगती है। और मल्लिका भी अजीब तरह से बिहेवियर करती है, जैसे वो चाकू से एक मक्खी को मार देती है और उसका निशाना भी कभी नहीं चूकता। और फिर वहाँ पर रूहान का दोस्त टिल्लू भी आ जाता है। वो बताता है कि पुलिस को रूहान के फ्रॉड काम का पता चल चुका है और अब इनके पीछे कोई एसीपी राठौर पड़ा हुआ था। अब रूहान के साथ टिल्लू भी यहाँ रहेगा। वो दोनों यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि बाहर पुलिस का खतरा है। रात को अचानक मल्लिका रूहान का हाथ पकड़कर उसे मंजुलिका वाले कमरे में ले जाती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि ये काम उस पंडिताइन का था। मतलब अब तक जो भी हरकत इस महल में हो रही थी वो तीनों मिलकर करा रहे थे और यही तीनों मिलकर रूहान को डरा रहे थे। अब सवाल ये है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। दरअसल ये तीनों हल्दी घाट से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर तूफान आने की वजह से ये तीनों यहाँ आ गए और महल में कोई नहीं रहता था, इसलिए ये लोग मंजुलिका के कमरे में रहने लगे। अब ये लोग रूहान को इसलिए डरा रहे थे कि ये मंजुलिका को उसके कमरे से भगाएगा और उसमें तो हम तीनों रहते हैं, इसलिए उनका राज लोगों को पता चल सकता था। इसलिए ये लोग ये सब कर रहे थे। इन लोगों का प्लान इस कमरे में पूरी जिंदगी रहने का था। अब इन्हें डर था कि इनका भांडा फूट न जाए और इन्हें महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब रूहान कहता है कि वो दुर्गाष्टमी तक वेट नहीं करेगा, वो कल ही मंजुलिका के भूत को महल से भगाएगा और वो गाँव वालों के सामने मंजुलिका को भगाने का नाटक करेगा और इसमें मल्लिका मंजुलिका की एक्टिंग करेगी। और फिर अगले दिन वही सब किया जाता है जो सब प्लान किया गया था। मल्लिका मंजुलिका की ओवर एक्टिंग करने लग जाती है और रूहान सबसे कह देता है कि मंजुलिका की आत्मा खत्म हो गई है। और जब ये खबर पुरोहित तक पहुंचती है तो वो इस बात से खुश नहीं था। अब सभी जगह ये खबर फैल गई थी कि ये महल भूत मुक्त हो गया है, इसलिए महल को खरीदने के लिए शहर से बड़े बड़े लोग आने लगते हैं। अब मल्लिका एक जगह पर रेवोनेशन का काम करा रही थी, लेकिन तभी अचानक वो दीवार गिर जाती है जहाँ से एक छिपा हुआ रास्ता था। नीचे जाने पर वहाँ एक दरवाजा था जो सेम मंजुलिका के कमरे के दरवाजे की तरह था और उसमें भी एक कवच बंधा हुआ था। मतलब एक महल में 2 दरवाजे। ये देखकर पुरोहित भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो राजमहल का इतिहास पढ़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रूहान कहता है कि ये दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही बहुत सारी चमगादड़ निकलने लग जाती हैं। अब पुरोहित वापस से आते हैं और वो बताते हैं कि अब अनर्थ हो चुका है। महाराजा की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी, मतलब मंजुलिका और अंजलिका, और अंजुलिका का नाम पूरे इतिहास से मिटा दिया गया था। उनका कहने का मतलब ये था कि एक कमरे में अंजुलिका बंद थी और दूसरे में मंजुलिका, और अब इस महल में कोहराम आएगा। और फिर हम यहाँ इस राजमहल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जहाँ पर महाराजा और देवेंद्र के सामने अंजुलिका और मंजुलिका नाचती है, लेकिन राजा वो गद्दी देवेंद्र को सौंप देता है। इस बात से दोनों बहनों में बहुत ज्यादा नफरत बढ़ जाती है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर महल में सूर्यगढ़ की महारानी आई हुई थी, जिसका नाम था मंदिरा। वो इस महल को खरीदने आई थी और वो मंजुलिका के कमरे में ही रहना चाहती थी। जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ मल्लिका भी मौजूद थी और दोनों एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेती हैं। महल के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। पुरोहित जी कहते हैं कि वो उन्हें मारने का प्लान कर रही हैं और अब हमें रूहान ही बचा सकता है और अब उन्हें फिर से वही यज्ञ करना होगा जिससे वो खास तेल बनेगा और इसी से हमें उस आत्मा को भस्म करना होगा। अब महल के लोगों के मन में ये था कि मंजुलिका की आत्मा जा चुकी है, तो राजा रूहान को चेक देकर उसे यहाँ से जाने को कहता है। लेकिन अब रूहान मीरा को पसंद करने लगा था, इसलिए वो इस महल से नहीं जाना चाहता था और फिर वो मंजुलिका की एक्टिंग करने लग जाता है। वो दिखाता है कि मंजुलिका की आत्मा उसके अंदर आ चुकी है और वो कुछ ऐसा कहता है कि वो मीरा की शादी रूहान से करा दे। इस तरह वो लोग मीरा की शादी रूहान से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब महल के लिए एक आदमी 800 करोड़ रुपए देने को तैयार था, लेकिन वो ये चेक फाड़ देता है कि ये पैसे कम हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि मंजुलिका इस महल से नहीं गई, तो वो रोने लग जाता है कि उसने ये चेक क्यों फाड़ा। अब सबको रूहान की सच्चाई भी पता चल चुकी थी कि वो एक फ्रॉड है। रूहान मीरा के मामा से कहता है कि वो मंदिरा को ये महल बेच सकता है और वो इस महल का 1000 करोड़ रुपए देने को तैयार है, लेकिन वो चेक पर साइन दुर्गा अष्टमी के दिन ही करेगी। फिर अचानक वहाँ पर विक्की खन्ना नाम का एक बिजनेसमैन आ जाता है। वो इस महल की डील करने आया था, लेकिन रात को एक आत्मा आकर विक्की खन्ना को मार डालती है और रात को मीरा को मल्लिका उस सिंहासन पर बैठी हुई नजर आती है। और जब ये बात मीरा रूहान को बताने जाती है तो वहीं पर मल्लिका बैठी हुई थी। रूहान और मीरा यही सोचते हैं कि इन दोनों में से कोई एक मंजुलिका है, क्योंकि उनके बिहेवियर से साफ पता चल रहा था। रात को रूहान उसी सीक्रेट रास्ते से जाता है। वो देखता है मल्लिका और मंदिरा वहाँ पर बैठी हुई थी और वो आपस में बात कर रही थी कि वो यही जानना चाहता है ना कि असली मंजुलिका कौन है। और फिर वो रूहान का गला पकड़ लेती है, लेकिन ये रूहान का एक सपना था। अब रूहान इतना ज्यादा डर चुका था कि वो मीरा से शादी नहीं करना चाहता था। वो महल से बार बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस महल में ही आ जाता है। छोटा पंडित भी उस महल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ भी वही होता है। इसी बीच छोटा पंडित पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और अब पुरोहित ने वो तेल रेडी कर दिया था। पुरोहित ये जानता था कि रूहान रूह बाबा बनकर लोगों को ठगता है, लेकिन उसे अब भी रूहान पर थोड़ा सा भरोसा था। और इसके बाद मीरा के साथ कुछ घटनाएं घटने लगती हैं। वो एक सपना देखती है जिसमें वो अपने आप को आग लगा लेती है और रूहान भी उसके साथ था। रूहान किसी तरह से मीरा को होश में लाता है, लेकिन मीरा बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। वो लास्ट टाइम मंदिरा के साथ थी। और फिर रूहान मंदिरा पर चिल्लाने लग जाता है। तभी मल्लिका वहां आकर मंदिरा को ऊपर उठाकर ले जाती है और उसे नीचे फेंक देती है और वो कहती है कि यही मंजुलिका है। अब वो रूहान को मारने वाली थी, तभी रूहान वो तेल को वहीं डालकर आग लगा देता है। उस वक्त तो बच गया, लेकिन तभी अचानक मंदिरा हंसने लग जाती है और वो कहती है कि वही असली मंजुलिका है और उसने गलत बहन को जला दिया। और फिर यहाँ पर मूवी के असली राज खुलते हैं और हमें पता चलता है कि मंदिरा और मल्लिका दोनों इंसान हैं। उनके अंदर एक आत्मा आती है जो कि उस रात दरवाजा खोलने से आजाद हो गई थी और वो आत्मा किसी और की नहीं, राजकुमार देवेंद्र नाथ की थी। हुआ ये था कि देवेंद्र एक लड़का नहीं बल्कि लड़के के रूप में एक लड़की था। एक रात को मंजुलिका और अंजलिका ने उसे नाचते गाते हुए पकड़ लिया था कि वही रात को नाचा करता है। वो कहती है इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो अपनी बहनों को सब कुछ बता सकता है। और फिर वो दोनों देवेंद्र को सबके सामने नाचने के लिए मना लेती हैं और फिर वो अपने पिता को बुलाकर कहती हैं कि जिस बेटे को आप इस राजगद्दी का अधिकारी बनाना चाहते थे वो तो एक मर्द ही नहीं है। और फिर हमें मूवी की शुरुआत का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महाराजा ने एक लेडी को थप्पड़ मारा था, लेकिन वो लेडी कोई और नहीं देवेंद्र था और उसी को जिंदा जला दिया गया था। इसका मतलब था कि मंजुलिका कभी थी ही नहीं। अब राजा को ये बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात थी, इसलिए उसने अपनी बेटियों को राज्य से निकाल दिया था कि गद्दी के लालच में उन्होंने अपने ही भाई की बेइज्जती करा दी और राजा को अपने ही बेटे को मारना पड़ा।
और फिर देवेंद्र की आत्मा ने अपने पिता को और महल के लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन पुरोहित जी ने पंडितों के साथ मिलकर उसे एक कमरे में कैद कर दिया और उस दरवाजे के सामने एक सेम दरवाजा बना दिया ताकि लोग असली देवेंद्र तक पहुंच न सके। और सभी जगह पर ये कहानी फैला दी गई थी कि देवेंद्र को मंजुलिका ने मारा था और जो देवेंद्र की आत्मा थी वो रूहान के हाथ से तेल लेकर फेंक देता है। अब देवेंद्र सबको मारना चाहता था, वो सभी जगह पर आग लगा देता है, लेकिन वो देखता है वो उसी जगह पर फंस चुका है जहाँ पर तेल गिरा हुआ है। अब मंद्रा और मल्लिका के पास मौका था कि वो देवेंद्र की आत्मा को आग लगाकर उसे खत्म कर दे, लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं करती। वो कहती है उनका पुनर्जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वो अपनी सेम मिस्टेक फिर से दोहराए, बल्कि इसलिए हुआ है कि वो अपनी गलती को सुधारें। वो कहती है देवेंद्र चाहे तो हम दोनों को मारकर अपना बदला ले सकता है, लेकिन वो अपने भाई को फिर से नहीं मारेंगी। देवेंद्र के साथ पहले भी गलत हुआ, वो पहले भी गलत बॉडी में प्रवेश कर गया था। वो आदमी होकर भी एक औरत था और फिर उसे 200 साल तक एक कमरे में कैद करके रखा गया। अब उसके साथ और अन्याय नहीं कर सकते हम। और अपनी बहनों का इतना प्यार देखकर देवेंद्र इमोशनल हो जाता है। उसे ये गद्दी चाहिए भी नहीं थी, वो बस अपनी बहनों का प्यार चाहता था। और फिर देवेंद्र के आंसू गिरते ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और पुरोहित जी ने जो कहा था कि राजघराने के लोग ही उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराएंगे, तो उसे मल्लिका और मंदिरा ने ही प्राप्त कराया। और मंदिरा यहाँ बताती है कि उसका नाम मंदिरा नहीं है, वो तो किसी और काम से यहाँ पर आई थी, लेकिन वो महल में आकर यहाँ पर खो सी गई क्योंकि उसका पास्ट इस महल से जुड़ा हुआ था। और उसका रियल नेम ACP राठौर था, मतलब वही ACP जो रूहान के पीछे पड़ा था। वो रूहान को पकड़ना चाहती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। और अब उन दोनों को अपना पिछला जन्म याद आ चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।